theorem. A bounded function f is integrable on closed interval a to b if and only for each epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that for every partition p of closed interval a to b with norm p less than delta ufp minus lfp is less than epsilon. ये भी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ही है. देखो थ्योरम दी आपको, ये बाउंडेड फंक्शन है इज इंटीग्रेबल on closed interval a to b if and only for each epsilon greater than 0 there corresponds delta greater than 0 such that for every partition P of closed interval a to b with norm P less than delta क्या होगा आपके पास UFP minus LFP is less than epsilon. ये देखो क्या था इसमें, कोई बाउंडेड फंक्शन हो f जो डिफाइन कर रखा हो क्लोज इंटरवल a टू b पे, वो इंटीग्रेबल होगा. उसके लिए इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इंटीग्रेबल है तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा जरूर मिलेगा. फॉर एवरी पार्टीशन p जो नॉर्म होगा p का वो लेस देन डेल्टा हो और उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी UFP minus LFP is less than epsilon. ठीक है. और अगर ये कंडीशन है कि टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a to b विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा UFP minus LFP is less than epsilon. उसके लिए फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल. मतलब फर्स्ट पार्ट में हम ये लेके चलेंगे और ये कंडीशन प्रूव कर देंगे और कन्वर्स पार्ट में हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव कर देंगे. ठीक है, इस तरह से प्रूव करेंगे. तो यहाँ पर कंडीशन इज नेसेसरी दे रखी है, f को इंटीग्रेबल लेके चला है बच्चों. सबसे पहले f को इंटीग्रेबल लेके चला है. कंडीशन इज नेसेसरी. कल भी यही लेके चले थे, फंक्शन को हम इंटीग्रेबल लेके चले थे. लेट f बी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b. अगर बच्चों इंटीग्रेबल लेके चले हैं तो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन थी लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाएगा, है ना. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फंक्शन का लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू a to b f dx. ये आ गया हमारे पास. ठीक है. अब उसके बाद हम डार्क बॉक्स थ्योरम का यूज करेंगे. यहाँ पे डार्क बॉक्स थ्योरम मैंने आपको कराई थी बच्चों. देखना एक बार स्टेटमेंट. अगर f आपके पास कोई बाउंडेड फंक्शन है, देखो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने डार्क बॉक्स थ्योरम का यूज नहीं किया था, है ना, क्योंकि उसमें डेल्टा नहीं था कहीं पे, है ना. इस तरह से हमें डेल्टा नहीं मिल रहा था कि नॉन पी लेस देन डेल्टा आ जाए. लेकिन जो डार्क बॉक्स थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट में गिवन है बच्चों. डार्क बॉक्स थ्योरम की स्टेटमेंट देखो एक बार जल्दी से. इफ f इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b, बाउंडेड फंक्शन हो क्लोज्ड इंटरवल a to b पे फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्ड्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट दो, अगर ये चीज हो रही है तो दो कंडीशंस थी आपके पास. UFP लेस देन हो जाएगा. डार्क बॉक्स थ्योरम की दो कंडीशंस थी बच्चों, यहाँ पर लिख रही हूँ. क्या थी फर्स्ट तो कि UFP लेस देन होगा अपर इंटीग्रल
प्लस एप्सिलॉन, और सेकंड था आपके पास जो लोअर इंटीग्रल है LFP वो ग्रेटर देन होगा लोअर इंटीग्रल, जो लोअर सम है वो ग्रेटर होगा इससे माइनस, तो UFP लेस देन होगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से, और जो लोअर सम है LFP वो ग्रेटर देन होगा लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। इसका प्रूफ हम कर चुके हैं फॉर ईच पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल A to B विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इसी का यूज करके हम प्रूफ कंप्लीट करेंगे। देखो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, मान के चले बाय डार्बोक्स थ्योरम। डार्बोक्स थ्योरम क्या कहती है? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर ईच पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल A to B विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा, है ना? उसके लिए ये दोनों कंडीशन हो जाएगी। ये कहती है डार्बोक्स थ्योरम। Let epsilon greater than 0 be given, then by the therefore by the theorem लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं by the theorem there exists a delta greater than 0 such that for each partition P of closed interval A to B with norm P क्या दे दिया? लेस देन डेल्टा। तो इसके लिए बच्चों ये दोनों कंडीशन होती है। डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिए बस, और डार्बोक्स थ्योरम का प्रूफ हम कर चुके हैं, मैं उसका यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? UFP लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, यहाँ से इस फर्स्ट कंडीशन का यूज किया हमने जो डार्बोक्स थ्योरम की थी, ये लिख लिया। अब देखो बच्चों, सेकंड जो थी वो क्या था? LFP ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन, ये था। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शन को इंटीग्रेबल मान के चले इस पार्ट में, और हमें प्रूव क्या करना है? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल A to B विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा। ये आपके पास कंडीशन आएगी, हमें प्रूव करके दिखाना है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इंटीग्रेबल लेके चले, अगर इंटीग्रेबल है तो अपर लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू इस इंटीग्रेशन के इक्वल आएगा। यहाँ से अब हमने क्या किया? क्योंकि हम डार्बोक्स थ्योरम का यूज करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने अभी बताई आपको, उसमें भी यही होता है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर ईच पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल A to B सच दैट क्या होगा आपके पास? ये दो कंडीशन है ना, और साथ में वहाँ पे होता है नॉर्म P लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, इसका डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के मैंने ये बस। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब फंक्शन इंटीग्रेबल लेके चले तो अपर इंटीग्रल इसके इक्वल है, लोअर इंटीग्रल भी इसके इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप कर दो आप, यहाँ से क्या आ जाएगा? A to B FDX, ठीक है, यहाँ से प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ से बच्चों A to B FDX माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ से उसने माइनस LFP की वैल्यू निकाली है, क्यों? क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है? UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। तो UFP हमारे पास है, माइनस LFP निकालेंगे, दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर देंगे। यहाँ से जो आपके पास आ गया माइनस LFP, माइनस LFP क्या आएगा? देखो LFP ग्रेटर देन आया इससे, और माइनस LFP लेस देन आ जाएगा किससे? माइनस इंटीग्रेशन A to B FDX प्लस एप्सिलॉन, ये आ गया। इसको आप वन बोल दो, इसको आप ठीक है, और वन में आप क्या लोगे? ये वाला पार्ट,
लेस देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, और सेकंड में ये है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, उसको क्या बोल दो, एप्सिलॉन 1 बोल दो, एप्सिलॉन 1 भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, या फिर यहीं पर आप एप्सिलॉन बाई 2 यूज कर दो, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को ऐड करोगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर रहे तो दोनों को ऐड कर रहे हो तो 2 एप्सिलॉन आ रहा है, 2 एप्सिलॉन आ रहा है तो उसको एप्सिलॉन 1 बोल दो, एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 है। हो गया, यहाँ पे उसने एप्सिलॉन बाई 2 ही ले रखा है, वो पता चल गया और क्यों लिया है इसने 2, क्योंकि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एप्सिलॉन आएगा, इसलिए उसने पहले ही एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया ताकि ऐड करो तो 2 एप्सिलॉन आ जाए, बाद में आपको पुट ना करना पड़े 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1। ठीक है बच्चों, आ गया फर्स्ट पार्ट समझ? फर्स्ट पार्ट में किया है क्या, याद करने का कुछ है ही नहीं। देखो सबसे पहले फंक्शन को इंटीग्रेबल लेके चले, इंटीग्रेबल लेके चले तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है, ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो फंक्शन इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है तो डेफिनेशन लगा दी, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल और ये तीनों चीज इक्वल आएंगी। ठीक है, उसके बाद ये प्रूव करना है, डार्बोक्स थ्योरम का यूज कर दियो बस। अब डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट किसी बच्चे को याद है, किसी बच्चे को डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट याद है तो ये डार्बोक्स थ्योरम का यूज किया है, बस ये सारा डार्बोक्स थ्योरम का लिखा हुआ है। ठीक है, उसके आगे ये अपर इंटीग्रल इसके इक्वल आया हुआ है, वैल्यू पुट कर दी, लोअर इंटीग्रल वो भी इसके इक्वल आया हुआ है, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया, निकालना क्या था, यूएफपी माइनस एलएफपी है ना, यहाँ पर एलएफपी आ गया, माइनस एलएफपी निकाल दो तो क्या आ जाएगा, माइनस एलएफपी लेस देन, इससे आ गया, दोनों को ऐड कर दो। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूएफपी माइनस एलएफपी की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है बच्चों, हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट स्टेप में फंक्शन को इंटीग्रेबल लेके चले हैं, सेकंड स्टेप में डार्बोक्स थ्योरम का यूज किया है और जो इंटीग्रेशन की कंडीशन थी वो पुट कर दी, जो प्रूव करना था वो दोनों माइनस एलएफपी निकाल के दोनों ऐड कर दी। अब सफिशिएंट कंडीशन तो बच्चों वही है जो कल मैंने जो पार्ट करवाया था ना, सेम है, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज ये है कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा। इस वाली थ्योरम में यही तो लेके चले हैं ना कि नॉर्म पी लेस देन डेल्टा हो, मतलब हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको एक डेल्टा ऐसा मिलेगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, और फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए बी, किस पार्टीशन के लिए ट्रू हो चीज़ कि जो जिसका नॉर्म लेस देन हो डेल्टा से। ठीक है, तो बाकी सेकंड पार्ट सेम है आपका, जो कंडीशन इज सफिशिएंट जो कल कराई थी सेम कर देंगे। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 1.34, देखो इंटीग्रल एज ए सम ऑफ लिमिट ऑफ सम्स। रीमान इंटीग्रल हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा बच्चों है ना, उसमें हमने किस तरह से निकाला था रीमान इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल निकालते थे, फिर लोअर इंटीग्रल निकालते थे, फिर देखते थे दोनों वैल्यूज इक्वल आई है या नहीं। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आई आपकी तो हम बोल देते थे कि जो फंक्शन है हमारा वो रीमान इंटीग्रेबल है, जो भी क्लोज्ड इंटरवल है उसमें। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम समेशन की लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सम की हेल्प से हम इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। मतलब हम अपर इंटीग्रल नहीं निकालेंगे, लोअर इंटीग्रल नहीं निकालेंगे,
अपर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें अपर सम्स निकालना होता था, है ना, अपर सम निकाल के उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना होता था। ये सारा काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में भी हमें इंटीग्रेशन ही सोल्व करना है। सोल्व तो हमें यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है, लेकिन वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सम्स, ठीक है, उसकी हेल्प से करेंगे। मतलब ना हमें लोअर सम निकालने की जरूरत, ना हमें अपर सम निकालने की जरूरत, ना हमें अपर इंटीग्रल ना लोअर इंटीग्रल, ना ये देखने की जरूरत वो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है यानी, ठीक है। देखो यहाँ पे रीमान सम लिखा हुआ है। एफ अगर आपके पास कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है बच्चों, डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल a to b, रीमान सम। सबसे पहले तो आपका फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ही होना चाहिए। f जो है वो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b। फर्स्ट कंडीशन तो यही रहेगी यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद कोई पार्टीशन लेके चलेंगे क्लोज्ड इंटरवल a to b का, क्लोज्ड इंटरवल a to b का कोई पार्टीशन लेके चलेंगे। पार्टीशन भी हम जनरली लेके चलेंगे बच्चों, x नॉट इज इक्वल टू a, फिर x1 x2 अप टू यहाँ कहीं xr माइनस 1 xr अप टू सोल xn, ये b के इक्वल। ये पार्टीशन एरिया a to b क्लोज्ड इंटरवल का, ठीक है। उसके बाद सब इंटरवल्स बनाते थे, यहाँ पर भी हम सब इंटरवल्स बनाएंगे। I1 x नॉट टू x1, फिर I2 x1 टू x2, फिर IR होगा कहीं पे xr माइनस 1 टू xr अप टू सोन IN xn माइनस 1 टू xn। ये आ गए सब इंटरवल्स ले लिए। अब आपको क्या करना है ना, हर सब इंटरवल में से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेना है। हर सब इंटरवल में से, जैसे ये है IR में XR माइनस 1 और XR दोनों पॉइंट तो ये है, और इनके बीच के जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे हैं इस वाले सब इंटरवल में, ठीक है। तो इन पॉइंट्स में से आपको कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेना है, ठीक है। मान लिया वो पॉइंट मैंने क्या ले लिया, XIR, ठीक है। उसके लिए फिर हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे f of XIR, वहां से फिर रीमान सम लेंगे। Let XIR be any arbitrary point of delta R, delta R क्या याद रखेंगे। Let नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, XIR be any arbitrary point, ये हमने एक arbitrary point लिया है of IR, IR का arbitrary point ले लिया बच्चों XIR, ठीक है। R 1 to n है, अगर हम I1 में देखेंगे तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया उसको XI1 बोल दिया, I2 में हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया उसको XI2 बोल दिया, IR में XIR बोल दिया। सिमिलरली IN सब इंटरवल में हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया उसको XIN, ठीक है। उसके बाद देन द सम, जो सम ये आएगा ना f XIR और डेल्टा R, समेशन R इज कॉमन टू n, इसको हम बोलते हैं जो रीमान सम। ये होता है रीमान सम ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b कोरिस्पोंडिंग टू द पार्टीशन p, और इसको डिनोट करते हैं हम SFP। ये आपका आ गया रीमान सम। पता चला रीमान सम को किस तरह से डिफाइन किया गया है। देखो सबसे पहले तो फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए किसी क्लोज्ड इंटरवल a to b पे। फिर इसका हमें पार्टीशन लेना है, पार्टीशन जो जनरल हम लेके चलते हैं वही ले लिया मैंने, p ये पार्टीशन ले लिया। अब इसके सब इंटरवल्स बना लेंगे, सब इंटरवल्स बना लिए। सब इंटरवल्स बनाने के बाद आपको हर सब इंटरवल का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेना है। यहाँ से मैंने लिया जो आर्बिट्रेरी पॉइंट उसको XI1 बोल दिया, यहाँ से जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया उसको XI2 XIR, और यहाँ से XIN। तो ये मैंने लिख दिया लेट XIR बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ IR, ठीक है। R आपका 1 to n है, लिख देना यहाँ पे R 1 to n, क्योंकि 1 इस वाले में भी तो ले रहे हैं ना वैल्यू। उसके बाद
इसको हम रीमान सम बोल रहे हैं। जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है आपने एक्स आई आर, उस पे फंक्शन की वैल्यू देखो एफ ऑफ एक्स आई आर, ठीक है। डेल्टा आर क्या है? लेंथ सब इंटरवल्स की जो हम निकालते थे, ठीक है। ये डेल्टा आर हो गया और फिर समेशन आर इज फ्रॉम 1 टू n, ये आ गया रीमान सम एफ का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस एफ पी से, ठीक है। Since XIR is arbitrary, therefore there exist infinitely many Riemann sums of f of closed interval a to b with respect to partition P. देखो अब इसने क्या कहा है बच्चों कि जो रीमान सम है ना वो इनफाइनाइटली मैंने एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि XIR तो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है ना, और इस सब इंटरवल में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है ना, तो वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आप ले सकते हो। तो रीमान सम कितना क्या आएगा? इनफाइनाइटली मैनी रीमान सम निकल सकते हैं किसी एक पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, फर्स्ट डेफिनेशन वो थी जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में की थी। A function f is said to be integrable on closed interval a to b if there exists a number I such that for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that for every partition P of closed interval a to b with norm P less than delta and for all xi r belongs to I r, आपके पास ये होना चाहिए। कुल मिला के क्या कहा गया बच्चों? देखो ये जो है ना, ये जो रीमान सम है ये किसी एक नंबर को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसने वो चीज नहीं बताई, इसने डायरेक्ट क्या किया, जो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन थी वो अप्लाई कर दी बस। ये जो सम आएगा ये किसी एक नंबर को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। मान लिया किसको कन्वर्ट कर रहा है? आई को, ठीक है। आई को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आई को कन्वर्ट करेगा तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी ना बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ी थी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, उस डेफिनेशन का यूज कर दिया। उस डेफिनेशन का यूज करके क्या आ जाएगा आपके पास? मोड ये लिखा हुआ है ना, टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी पार्टीशन P, है ना। क्या आएगा आपके पास? मोड ये समेशन माइनस आई लेस देन होगा एप्सिलॉन से कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई है यहाँ पे, ठीक है। ये डेफिनेशन लगा दी और यहाँ पर बोल दिया वेट द नंबर आई। जो आई होगा ना ये सम जिसको कन्वर्ट करेगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा a to b f dx, ठीक है। A function f is integrable on a to b if limit n tends to infinity summation r is from 1 to n f xi r delta r exists and is independent of choice of delta r। देखो सिंपल, जब हमें इंटीग्रेशन निकालना हो ना तो क्या होता है, ये रीमान सम निकलेगा, ये रीमान सम कन्वर्ट करेगा किसको कन्वर्ट करेगा? इंटीग्रेशन a to b f dx को कन्वर्ट करेगा। उसने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा के आपको बता रखा है, ठीक है। वो लिख लोगे नहीं तो कोई जरूरत नहीं, समझ आएगी आप। उसके बाद अगर एक फंक्शन है और वो इंटीग्रेबल है और आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है a to b f dx, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन, ये जो हमारा रीमान सम आया है वो r इज फ्रॉम 1 टू, ये बोल वहां पर तो मेरे को लोअर सम निकालना होता था, अपर सम निकालना होता था, है ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखना होता था, लिस्ट अपर बाउंड देखना होता था सेट का, तब जाके हमें पता चलता था कि जो हमारा फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है या नहीं, दोनों वैल्यू इक्वल आई है या नहीं। यहाँ पर सिंपल क्या करना है आपको? रीमान सम निकालना है। रीमान सम क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट लो वहाँ सम इंटरवल का, उस पे फंक्शन की वैल्यू देखो, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करो, समेशन कर दो, ठीक है। रीमान सम निकल गया। रीमान सम निकलने के बाद जो भी रीमान सम आया है उसकी लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन की वैल्यू, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं बच्चों, ये इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बोला था ना,
कन्वर्स करने का क्या मतलब है, जब इसमें लिमिट लगाओगे आप तो इसके इक्वल आएगा। यही था सीक्वेंस एंड सीरीज में कर चुके हैं, तो हमने लिमिट लगाई वो इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशन थी इसमें, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पर राइट।